बात हो रही थी, मैंने कुमुद जी दिख नहीं रहे मेरे। सर हमें तो दिख रहा है। हमें दिख रहा है मेरे को। कुमुद जी मैंने मानव से बात की सुबह की, यार तुम आ जाओ तो शक्कर की 5 दाने इल्हाम पे बात करेंगे अपन। बोले यार मैंने तो लिखा है, करता तो वही है, उसी से बात करेंगे। देखिए कैसे पल्ला झाड़ लिया। जी। तो बोले आपको कुछ करना नहीं है, बातचीत करने आ जाओ। बोले नहीं यार हम तो ये सब लाइक नहीं करते। बोला ठीक है। तो ये मैं पूछ रहा था सर कि थिएटर, क्योंकि आप फिल्म करते हैं और थिएटर से ही गए हैं फिल्मों में, और थिएटर को आप बहुत इज्जत करते हैं और हम लोग की इज्जत भी आप लोग करते हैं कि थिएटर वाले आप लोग को बहुत सम्मान करते हैं, यही एक कारण। और जो आपके नाटक जबलपुर में देखे उसके तो आज भी जनता पागल है। शक्कर के 5 दाने, इल्हाम, अभी धूम्रपान करके गए थे, जिसमें लोगों ने बोले यार सिगरेट पीना मना है उस मंच पे, लेकिन कोई दर्शक मना नहीं कर पाया क्योंकि वो नाटक ही धूम्रपान था, तो क्या मना करते। मेरे से बोले लोग कि धूम्रपान मत कराओ, मैंने बोला नाटक ही नहीं होगा, वो है ही वो स्मोक जोन है पूरा वो। बोले फिर पीने दो। तो मैं बोल रहा था कि आप लोग की ये रिहर्सल प्रोसेस मुंबई में कैसी रहती है? जैसे हम लोग के जबलपुर या छोटे शहरों में तो शाम को 6 बजे आते हैं, रात को 9 बजे तक करते हैं, इतवार को दिन भर करते हैं, लेकिन आपकी व्यस्ततम दुनिया में आप लोग कैसे रिहर्सल की प्रोसेस क्या है आप लोग? देखिए हर नाटक और हर ग्रुप का अपना एक प्रोसेस है, और जैसे कि पूरे दुनिया में लगभग होता होगा या देश में होता है कि जो इवनिंग का 6 बजे के बाद का समय या 5 बजे के बाद का समय होता है, उसके बाद ही एक रवानगी आती है, तो वो 3-4 घंटे का समय तो एक रेगुलर समय होता है जो रिहर्सल्स के लिए होता है। तो जो इल्हाम है वो रेगुलर 1.5 महीने के एक प्रोसेस में तैयार हुआ है। शक्कर जो था, शक्कर ने जरूर समय लिया। हमारा पहला नाटक था, मेरा पहला सोलो था। मानव ने पहला नाटक लिखा था और वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो असल में हम में से किसी को नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं उस नाटक के साथ। मुझको टेक्स्ट बहुत पसंद आया था, राइटिंग बहुत पसंद आई थी, और लेकिन उसके अलावा हमको किसी को नहीं पता था कि इसका करना क्या है, कैसे करना है। तो वो प्रोसेस लंबी चली है हमारी। एग्जैक्टली बता नहीं सकता, पर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2-3 महीने की प्रोसेस रही है, और उसमें हमने समय भी ज्यादा लगाया है, क्योंकि एक्सप्लोर करना था कि हम इस टेक्स्ट को कैसे करेंगे। और वो मजेदार चीज है कि वो जब नाटक हुआ तो हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते गए मंच पे, क्योंकि हमको नहीं सूझ रहा था कि इस टेक्स्ट को कैसे अप्रोच करेंगे। तो इम्प्रोवाइजेशंस हो रहे थे, बहुत सारी चीजें ट्राई करके रिजेक्ट करते जा रहे थे, और फाइनली लगभग खाली स्टेज वो 4-5 क्यूब्स के साथ हम मंच पे उतरे। वो सिंप्लिसिटी, इतने सारा क्योस जो होता है उसके बाद वो आ पाई मंच पे। तो हाँ, उसमें 4 महीने का समय लगा, 3-4 महीने का समय लगा। बॉम्बे में ज्यादातर जो रिहर्सल का समय होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स रोजी रोटी के लिए भी बिजी रहते हैं, उनका काम आता रहता है। तो वो जैसे जैसे आप काम में बिजी होते जाते हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा कमिट करना मुश्किल होता जाता है लोगों के लिए। तो वो दिक्कत होती है। तो कुछ नाटक तो हमने 7 दिन में भी तैयार किए हैं, और मैं उसको लेकर के बहुत गौरवान्वित नहीं महसूस करता, बहुत प्राउड नहीं महसूस करता, लेकिन ये मजबूरी थी, तो उस चक्कर में भी हमने किया है। कुछ नाटक 1 हफ्ते में किए हैं, हालांकि फिर वो 1 हफ्ते जैसे नाटक बनते भी हैं। मुझे ये कहने में भी कोई झेप नहीं है। तो फाइनली असल में मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने अभिषेक के साथ काम करना शुरू किया है। अभिषेक मजूमदार बैंगलोर में है, तो वो एक मेरे लिए अच्छी शुरुआत हुई है, जहां मैं जाता हूं और हम लोग जाते हैं, बॉम्बे से एक्टर जाते हैं, और वो 1.5 महीना वहां रहते हैं, और दिन भर रिहर्सल होती है, 8-9 घंटे एवरीडे रिहर्सल होती है। और उस दौरान हम टेलीविजन, सिनेमा, वेब सीरीज, इस दुनिया से बिल्कुल अपने आप को काट लेते हैं। उस समय कोई काम नहीं ले रहे होते हैं, तब जाकर के एक उसका अनुभव का मजा ले पाते हैं। अदरवाइज तो जो हम जिस प्रक्रिया में हम काम कर रहे होते हैं, उस प्रक्रिया में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एक तरह से कंसंट्रेट कर पाना एक नाटक में, उस प्रोसेस में कंसंट्रेट कर पाना
अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अद्भुत शहर है, अद्भुत लोग हैं, मतलब यहाँ पे नाटकों की भरमार है, अच्छे बुरे खराब बहुत अच्छे सब तरह के नाटक होते हैं, इतनी भाषाओं में नाटक होते हैं, तो बहुत रिच शहर है नाटकों के लिहाज से। तो मुझे तो बहुत कुछ दिया है जी। वेरी गुड। अभी एक चीज सर, जैसे आप लोग हमारे जैसे छोटे शहरों में आते हैं नाटक लेके, आप भी रीवा से हैं वैसे तो जी जी। एक इस बार हमने जो देखा हमको क्या हुआ, जब धूम्रपान में आप लोग आए, सुब्रू थे, आप थे, तो मेरे से बार बार फोन आता था तरंग से कि सर रिहर्सल कितने बजे होगी, रिहर्सल कितने बजे होगी। तो आप तो खाना खा रहे थे, बढ़िया लाइंस ले ली थी रूम में, आपने आपके ही रूम में सारे लोग आ गए थे। मैं गया, जब मैंने सेट एट लाइट, मैंने बोले दादा रिहर्सल कब होगी, सारे लोग परेशान थे आप लोग को छोड़ के। वो असल में धूम्रपान ऐसा नाटक है। आकर्ष के साथ जब हम नाटक करते हैं, आकर्ष बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, लेकिन जब हम अभिषेक के साथ नाटक करके बैंगलोर से वापस मुंबई आते हैं, तो आकर्ष का नाटक छुट्टी मनाने जैसा होता है हमारे लिए। तो हम वेट करते हैं, क्योंकि अभिषेक के नाटक इतने इंटेंस होते हैं, उनकी रिहर्सल प्रोसेस इतनी इंटेंस होती है कि आप पूरी तरह से निचुड़ चुके होते हैं, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है। और फिर आकर्ष का नाटक पिकनिक होता है हमारे लिए। तो धूम्रपान असल में हमारे लिए, हम लोग बोलते हैं कि जब धूम्रपान के शोज आते हैं तो हम लोग बोलते हैं चलो छुट्टी मना के आते हैं। तो वो उतना हम लोग मतलब उसमें लोगों, अगर कोई किसी को कहते कि चलो रिहर्सल कर लेते हैं, और रिहर्सल जरूरी हम लोग करते हैं, लेकिन इतने हल्के से करते हैं किसी को पता नहीं चलता। कहीं भी हम शो करने जाते हैं लोग बोलते हैं बहुत ही केयरलेस लोग हैं, ये तो रिहर्सल ही नहीं करते हैं। हालांकि रिहर्सल होती है, लेकिन वो नहीं होती है, हम जानते हैं, लेकिन वो इतनी कैजुअल होती है, और उसमें अगर कोई इंटेंस रिहर्सल के लिए बोल दे तो डांट पड़ जाती है। बोलते नहीं, अभी यहाँ पे हम इसी तरह का काम करेंगे। तो यह जाहिर है, मतलब वो हमने बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा जबलपुर में रिहर्सल को लेके, लेकिन कॉमेडी लेके आएंगे तो जाहिर है वो प्रक्रिया बदलेगी। क्या हुआ कि हम लोग, मेरा हमनब नाटक लेके गए भोपाल में, तो सारे एक्टर आज रिहर्सल नहीं करेंगे। हम क्यों भाई? नहीं हम तो सीख गए हैं कुमुद भाई से, रिहर्सल नहीं करनी। हम कैसे भैया ऐसी गलती कभी मत करना। ये मतलब मैंने कोई बोला भी नाटक, भैया उन लोग कितना काम करते लाइंस पे, आपको नहीं मालूम? वो लोग बातचीत करते रहे, लाइंस पे काम करते हैं, बहुत काम और करते हैं, नहीं उनके फिर भी परफेक्शन उसके बावजूद भी हमारा ही ग्रुप ऐसा है, या हम लोग जो हैं वो कोई भी रिहर्सल, कोई भी प्ले होता है, रिपीट हो, चाहे इल्हाम हो, चाहे शक्कर हो, चाहे कौमुदी हो, 1 हफ्ता रिहर्सल होती है मिनिमम। कभी भी हो 1 हफ्ता मिनिमम रिहर्सल होती है। वो बहुत जरूरी होता है। आपको इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद आपको उस पेस में आने के लिए एक तरह का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ काम करके और सडनली और आपने शो कर दिया। हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो जाहिर है उसके लिए हमको बहुत और हम कोई भी नाटक करते हैं तो उसके लिए तो हम रिहर्सल्स करते हैं, और बहुत सारी रिहर्सल्स करते हैं। धूम्रपान अपवाद है हमारे लिए, धूम्रपान हमारे लिए छुट्टी वाला नाटक है, और अद्भुत अनुभव है उस नाटक का। तो या मतलब अगर कोई गलत इंप्रेशन गया हो तो उसको अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि रिहर्सल होती है जी। उनको निकाल भी दिया हमने दिमाग से सर आपको जानने वाले और आपको चाहने वाले, आपको एक आपकी जो एक्टिंग में एक तत्व है, उससे बड़े मेरे पास जो व्हाट्सएप आए और जिस तरह से लोगों ने बात करी, तो आप बहुत लोगों के दिल को छूते हैं। तो क्या आप बचपन से इतने सीरियस थे या इतने सीरियस बन गए? क्योंकि आपकी कॉमेडी जो रहती है उसमें भी कुछ एक ह्यूमर जो रहता है वो कुछ अलग रहता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप बचपन से बहुत ज्यादा नॉटी थे या ऐसे सीरियस थे? अब ये पता पाना, मतलब मेरी मेमोरी बहुत खराब है, तो मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा बचपन कैसा था। लेकिन मुझे एक चीज याद है, मैं भोपाल में थिएटर किया करता था। तो हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए जा रहे थे, तो रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप हुआ करता था, तो मैं वहाँ उसी ग्रुप का हिस्सा था। तो और थिएटर कर ही रहा था, तो बंसी दा आए, बंसी कौल
रंग विदूषक ग्रुप से भी मेरा नाता रहा है। तो वो आए और मैं खड़ा था छत पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो, तो मतलब क्या पढ़ रहे हो आजकल। तो मैंने कुछ कुछ किताबें बताई, और वो उम्र ऐसी थी जहाँ पे हर चीज में हमको जो है ट्रेजेडी दिखाई देती थी और चारों तरफ दुख दिखाई देता था, और हमको लगता था कि दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही माध्यम है बचा हुआ है, वो है थिएटर। तो हम थिएटर को उतनी गंभीरता से लेते थे। और सच्चाई ये है कि बॉम्बे आने से पहले, मुंबई आने से पहले मैंने कॉमेडी की नहीं है, और जो भी कॉमेडी की है मुंह के बल गिरा हूँ। मैं वो अपना एस्पेक्ट में कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया था। वो बॉम्बे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो बंसीदा थे, तो बंसीदा ने पूछा कि मतलब बोला, तो मैंने किताबें बताई, और वो सारी किताबें ऐसी थी जो मतलब गंभीर किताबें थी। तो उन्होंने मुझसे बस एक बार कही कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा इश्क विश्क भी किया करो, थोड़ा जीवन सिर्फ मतलब यही नहीं है। तो ये है कि वो तो खैर वो बात थी, वो मैं समझ गया, लेकिन उसको लार्जर अर्थ में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि आप किसी भी चीज को इतनी जिसको कहते हैं ना कि आपका शरीर थक जाएगा, आपका मन थक जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि एक ही सुर में जीवन जिएंगे। और मैं लगभग वैसा ही जी रहा था। काम करने में मजा आ रहा था उस दौरान भी। अब जा करके हमने उसको थोड़ा सा बदला है। अब बॉम्बे में ज्यादातर एक तरह के नाटक होते हैं, क्योंकि ऑडियंस है और उसकी अपनी डिमांड है, इस शहर की अपनी डिमांड है। तो थोड़ा सा मैंने भी अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। पर्सनली तो मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, मैं थोड़ा शाई किस्म का हूँ, इसलिए बहुत भीड़ में जाने में दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, अपने करीबी दोस्तों के साथ तो हंसमुख ही हूँ, और कई बार जोक्स फ्लैट हो जाते हैं, नहीं लगते तो उस पर मजाक भी उड़ा जाता है। तो मतलब हाँ, मतलब अब मैं कैसे अपने आप को कैसे आदमी बताए कि क्या है। विनीत सर का, मैंने विनीत सर से बात करी थी, तो मैंने कहा था कि सर, कुमुद सर कह रहे हैं कि मैं 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, वो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बोले कुछ नहीं, लेके आ जाओ। बोले वो 3 घंटे बोलता रहेगा, मैं जानता हूँ। हेलो। नहीं, वो मैंने जो बात कही थी वो मतलब 1.5 मिनट से ज्यादा, अगर मुझे आप बोल दें कि अभी इस मंच पे मुझे बोलना है 15 मिनट, तो मैं 1.5 मिनट से ज्यादा सच में नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल पूछेंगी तो फिर मैं रुकूंगा भी नहीं। वो आप नोटिस कर ही रही होंगी कि सवाल का जवाब असल में 30 सेकंड में दे देना चाहिए, पर मैं 3.5 मिनट खींच लेता हूँ, और मुझे उसकी शर्मिंदगी भी होती, पर रोक नहीं पाता अपने आप को। हाँ। कोई सवाल एक सवाल सर, ओम सर बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया उसका। ओम सर, आपकी तरफ से मैं पूछ लूं? हाँ जरूर, बेशक बेशक। आप पूछे, अप्रोच वाला आप पूछे। नमस्कार सर। कुमार सर नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा कुमार सर, आप लोग तो अनुभवी है। मैंने 35-36 साल से थिएटर कर रहा हूँ कलकत्ता में, उषा गांधी रंगकर्मी की शाखा में। आप राजेश शर्मा को जानते हो कि वो भी हमारे साथ ही थिएटर करता था, आपसे घर है आपके पास। तो मुझे ये जानना है कि सर, थिएटर इतने दिनों से हो रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था, क्या थिएटर के अप्रोच में कोई फर्क आया है? हमारे थिएटर करने की मानसिकता में कोई फर्क आया है? हम थिएटर क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है? ये जो मतादर्श आइडियोलॉजी जो है, ये क्या वक्त वक्त पर बदली है? थिएटर किस नजरिए से आज है, किस नजरिए से पहले था? ये थोड़ा सा मेरा प्रश्न रहता है कि मुझे भी, मैं कभी कभी उलझन में रहता हूँ कि मैंने क्या अंधा युद्ध किया, क्यों इतने साल थिएटर करके कहाँ पहुंचे। थिएटर में मतलब मैं वो उन्नति की बात नहीं कर, थिएटर को समझने में मुझे दिक्कत आती है कभी, जो थिएटर हो रहा है बंगाल में भी, बाहर भी। तो थोड़ा प्रश्न रहता है, उलझाव रहता है दिमाग में। तो आप तो गुणी है, तो अगर कुछ प्रकाश डालें। नहीं, मतलब मैं जवाब दूंगा तो इस वजह से नहीं कि मैं गुणी हूँ, कि मैं भी आपके साथ इसी सवाल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे सवाल पूछे आपने असल में। पहला जो मेरा मानना ये है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ, अपने अनुभव के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी और के लिए शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा मानना है कि पहली चीज तो आप जो कुछ भी करते हैं, सिर्फ थिएटर ही नहीं, कोई भी चीज आप करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं।
अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं मतलब यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आप थिएटर सिर्फ सिनेमा करने के लिए कर रहे हैं, थिएटर सिर्फ आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, थिएटर आप किसी आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, जो भी रीजन हो आपका, अगर आपको पता है कि क्यों कर रहे हैं तो आपकी राह आसान हो जाती है, आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि थिएटर अपने समय अभी कितना बदला है और हमको कैसे करना चाहिए, मैं सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि हर जो रंगमंच है वो समय का रिफ्लेक्शन है, और अगर उस समय का रिफ्लेक्शन नहीं है तो वो अपने आप समाज उसको नकार देगा। अगर हम समाज के साथ कनेक्ट होकर काम नहीं करेंगे, हम वैक्यूम में काम करेंगे, तो समाज अपने आप हमको नकार देगा। तो जब भी हम कहते हैं, जब भी हम किसी भी आर्ट फॉर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, हम उसको संजोने की कोशिश करते हैं, हम उसको ये सोचते हैं कि ये आर्ट खत्म हो रहा है और इसको बचाया जाए, मुझे लगता है वो कोशिश बचाए जाने की हम किसी एक संस्था पे डालते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे डालते हैं। उसको बचाने की क्या जो नीड है वो समाज की नीड है, समाज की जरूरत है, और समाज की जो जरूरत अगर होगी तो हम वो काम करेंगे। हमारी दिक्कत क्या है कि हम एक वैक्यूम में काम करते हैं, और रंगमंच वाले हैं ना, एक तरह का हमारे अंदर एक एरोगेंस होता है, हम सब के अंदर एक एरोगेंस होता है। और ये मैं जब पहले जो वाक्य कहा वो उससे के साथ कनेक्ट करता हूँ कि जब मैं थिएटर करता था तो मुझे लगता था कि मुझे घर की सब्जी नहीं लानी है, मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जो बहुत बड़ा है, जो समाज बदलने वाला काम है। तो बेसिकली ये ज्यादातर हमारी जनरेशन में लोगों के लिए एस्केपिस्ट आर्ट था, लेकिन उस एस्केपिज्म से जब निकल करके आदमी अगर इसका अर्थ समझ जाता था जो कर रहा है, तो जिस गंभीरता के साथ काम करते थे, वो गंभीरता जरूर, अगर आप आज सवाल पूछेंगे तो उस गंभीरता की कमी जरूर आ गई। मैं तो अपने ही स्पेस की बात कर सकता हूँ जहां इस समय मैं काम कर रहा हूँ। मैं भोपाल की या पटना की या जबलपुर की बात अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वहां नहीं हूँ, और थिएटर हमेशा भूगोल स्पेसिफिक होता है। कोई भी आर्ट फॉर्म उस जमीन का रिफ्लेक्शन होता है। मैं जो थिएटर कर रहा हूँ उसका बहुत कुछ जो है ना इस जमीन का रिफ्लेक्शन होता है, चाहे इल्हाम हो, और उस समय का रिफ्लेक्शन है। जब मानव कौल नाटक लिख रहे थे तो एक ऐसी भाषा में लिख रहे थे जो भाषा एक ब्रिज बन रही थी, मॉडर्न बोलचाल भाषा और क्लासिकल हिंदी के बीच का एक ब्रिज बन रहा था, जहां पे क्लासिकल हिंदी संभवतः आप उसके शब्द कम पाएंगे, लेकिन वो एक एक्सप्लोरेशन उसके अंदर चल रहा था। तो जो हमने 10 साल काम किया उसमें हम जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, हमेशा शिकायत होती है कि मेट्रोज में या महानगर में जहां अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा ऑडियंस है, वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। और मैं सरप्राइज था कि जब भी हम नाटक करते थे तो हमको जो रिस्पॉन्स अंग्रेजी ऑडियंस से मिलता था वो अद्भुत होता था, वो हर चीज समझ पा रहे थे। तो वो भाषा एक दूसरे, तो सॉरी मैं फिर भटक रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगेन मैं सवाल को, क्योंकि कई लेयर्स पे सवाल पूछा गया था और अद्भुत सवाल था, मुझे बहुत वो होगा, दुख होगा कि अगर मैं क्योंकि मैं इसमें कुछ एक्सप्रेस बताना चाहता हूं और वो अगर नहीं बता पाऊंगा हड़बड़ी में तो उसका हुआ। हम जो नाटक कर रहे हैं आज के समय में और हम जो नाटक कर रहे थे पहले, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और अगर हम परफॉर्मेंसेस में, नाटक के फॉर्म्स में हम कंपेयर करने जाएंगे तो उससे दुखद स्थिति नहीं होगी, क्योंकि समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है। 2.5 घंटे के नाटक, 3 घंटे के नाटक आदमी बैठ के देखता था, अब नाटकों का जो टाइम स्पैन है वो हो गया है 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा हो गया, मतलब बहुत हो गया है। मतलब ये स्थिति हो गई है क्योंकि ऑडियंस का टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन कम हो गया है। उनको हर चीज मोबाइल पे है, हर चीज जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए। नाटकों की भी भाषा बदल रही है, हमको बदलना पड़ेगा अपने ग्रामर को पकड़ करके। हमारा जो ग्रामर है, थिएटर का जो ग्रामर है, उसको पकड़ के चलना पड़ेगा, और उसमें भी अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। दिक्कत क्या हो रही है कि मैं अगर कहीं जाता हूं, और मैं आज भी जब अंधा युग का जैसे जिक्र कर रहे थे, वो क्लासिक है, वो तो हर आदमी का सपना होता है कि शेक्सपियर करें, हमारे अंधा युग करें,
मोहन राकेश करें, वो एक फॉर्म है। वो अब हमारे लिए चूंकि क्लासिक होगा तो उनका एक फॉर्म हो गया। हमें नए राइटिंग्स की जरूरत है, नए लेखनी की जरूरत है, और वो लेखनी हमारे समाज से निकल करके आएगी। अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो हमारा नाटक हमेशा रिच रहेगा, हमेशा फलेगा फूलेगा। हम फॉर्म से डिफर कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हमारे समय में ये होता था, अब तो ये खिलंदड़ नाटक करने लगे हैं लोग। तो खिलंदड़ करने लगे तो समाज खिलंदड़ हो रहा है। समाज मतलब आप सोचिए कि जब मुझे अभी भी बचपन याद है, जब खालिस्तान मूवमेंट चला था, तो एक मौत होती थी तो पूरा देश हिल जाता था आतंकवादियों के हाथों। 3 होती थी तो देश हिल जाता था। अब 40 होती हैं और हमारे लिए गिनती हो जाती है। हम वहां से यहां तक आ चुके हैं, गिनती हमारे लिए। सो वी हैव बिकम, मतलब तो सॉरी, तो मुझे नहीं पता मैं आपका जवाब दे पाया, मैं बहुत बकवास बोल गया, लेकिन कहीं मैं सवाल नहीं सर, सही सही, बिल्कुल सही। बट इट हैज टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट टाइम वी आर लिविंग इन। जिस वक्त में हम रह रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए नाटकों में। हम समाज से कट के नहीं कर सकते हैं। जी जी सही है, लेकिन अभी तो सर मूल्य ही बदल गए, तो बड़ा मुश्किल दौर है। ठीक है, मूल्य बदलना मुश्किल नहीं है। अगर हम मूल्य बदल गए हैं तो हमको उन मूल्यों, क्या तो रिएक्शन में नाटक करना है या उसके साथ नाटक करना है। हम मूल्यों को ब्लेम नहीं कर सकते। समाज तो बदलेगा, मतलब घूंघट तो हटेगा, अगर गांव में परिवर्तन आएगा। अब आप उसको प्यार से स्वीकार कर लीजिए या आप उसका इंतजार कीजिए कि आप कुड़ कुड़ के स्वीकार करें। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो परिवर्तन तो हो रहा है। अब हम उस परिवर्तन के साथ हम अपने फॉर्म को कितना ले जा सकते हैं, थिएटर को कितना हम एक्टिव रख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारे आर्ट फॉर्म्स में चेंजेस हो रहे हैं, हर चीज बदल रही है। अब देखिए, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम लोग ऐसे बात कर रहे होंगे, थिएटर ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये समय की नीड है। मतलब सोचिए, ये समय आ गया कि हम लोग खुली जेलों में रह रहे हैं। वैसे तो बंद जेलों में थे, अब थोड़ी खुली जेल में आ गए हैं कि आजकल थोड़ा नीचे तक जा सकते हैं। ये समय, अब ऐसे समय में आर्ट भी जो है ना, आर्ट ये समय को लेकर के रिएक्ट करेगी ना। अगर आर्ट अभी भी सर वीडियो कट जाए तो रिजॉइन हो जाइएगा। जी जी, तो या मैं तो बोलता ही जाऊंगा जी। यही बात बोलिए, यही सुनना है हमें। जी बहुत सही। बहुत अभी कुमुद भाई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, उसमें ये बात निकल के आई कि अभी नाटकों की शैली बदलेगी। मतलब लोग बोलेंगे प्री कोरोना थिएटर, पोस्ट कोरोना थिएटर, क्योंकि कुछ बदलाव आएगा। ये असल में हम लोग टर्म्स को लेकर के इतने एक्साइटेड हो चुके हैं कि हम लोग शब्दों में, हमारा पूरा मीडिया जो है, हमारा पूरा समाज जो है ना, वो असल में